वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे 1786 का एक्ट, अधिनियम 1786। जो 1786 का अधिनियम है इसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा नहीं है। इसमें पहली बात तो ये कहा गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में जाहिर सी बात है, अगर विशेष परिस्थिति वाली बात की गई है तो किसी न किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया गया होगा। यस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसकी कब्र है भारत में। कहाँ पर है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। अफीम फैक्ट्री कहाँ पर? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। ठीक है ना। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस भैया, ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसने 1793 में 1793 में भूमि बंदोबस्त की बात कही थी। ठीक है ना। भूमि बंदोबस्त की बात इसने कही थी। इसी को आप जमींदारी प्रथा भी कह सकते हो, उसके बाद मालगुजारी भी कह सकते हो, सब एक ही नाम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। चलिए इनके बारे में और इतिहास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद मतलब भैया 1773 में आपसे बताया गया था पहले ही कि परिषद मतलब क्या। परिषद का मतलब ये होता है कि 1773 में आपको पहले ही बताया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर होगा उसे क्या बना देंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल। उसकी सहायता करने के लिए 4 लोग होंगे। लेकिन 1784 में पिट्स इंडिया में ये कह दिया गया कि नहीं भैया, 4 नहीं 3 होंगे, एक कम कर दिया गया। तब परिषद में कितने हैं? 3 लोग हैं। 1+3 वाला मामला चल रहा है अब। तो यहाँ पर ये कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में 1786 वाले में कहा गया, ठीक है, कि विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है। तो 1786 के अधिनियम में कहा गया कि स्पेशल कंडीशन में अगर आपकी जो 3 लोग की और परिषद के इनके जो कुछ भी निर्णय है उसको आप खत्म कर सकते हो। ये अधिकार किसको मिला था? कॉर्नवालिस को। ये भी एक किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया कि 1786 का अधिनियम किसके लिए लाया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही लाया गया था। अच्छा, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई? कमांडर इन चीफ। इस पर चर्चा चल रही थी 1784 वाले में, लेकिन हुआ नहीं था। दिया किसको गया? 1786 के अधिनियम से ये लागू हो गया। ठीक। क्या कि जो भी गवर्नर जनरल होगा वही क्या होगा? प्रधान सेनापति होगा, कमांडर इन चीफ होगा। आपको याद होगा आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 के आसपास जो युद्ध हुआ था, जो है उसमें सेनापति का रोल कौन कर रहा था? यही कॉर्नवालिस। भाई इसी अधिनियम के तहत तो शक्ति मिली थी। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसको भी देख लेंगे। फिलहाल एक बार दोबारा से 1786 को रिपीट करते हैं कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था 1786 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई थी? तो 1786 के अधिनियम से। और इस अधिनियम के द्वारा पहला जो गवर्नर जनरल जो कि सेनापति भी बना वो कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बारे में बहुत सारी बातें जानने को है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉर्नवालिस। ठीक है। फिर आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, जी हाँ, यहीं से चार्टर एक्ट की होती है शुरुआत। चार्टर एक्ट 1793, पहली बात तो 1793 में आया, उसके बाद फिर आएगा 20 साल बाद 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। इसके बाद चार्टर एक्ट खत्म। ठीक है ना। फिर क्या होगा आगे देखेंगे। फिलहाल इसको याद रखना है कि 4 चार्टर एक्ट आए थे। चार्टर एक्ट अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष। यस। 93, 13, 33, 53। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यस, इसका जिक्र कहाँ हुआ था भैया? इसका हुआ था विलियम पिट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसकी बात की गई थी। इसमें होंगे 6 सदस्य। काम क्या करेंगे? राजनीतिक मामलों की देखरेख ये करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन, भैया नियुक्ति कौन कर रहा है? ब्रिटिश सम्राट कर रहे हैं। लेकिन अब इनका जो वेतन हो कहाँ से जाएगा? भारत के राजस्व से वेतन दिया जाएगा। ठीक है। 1793 में कहा गया कि जो वेतन इनका है कहाँ से आएगा? भारत राजस्व से। ठीक। किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? अच्छा, ये क्लियर कर दिया गया कि गवर्नर जनरल जो होता है, मान लो कि अगर वो बंगाल में नहीं है, ठीक है, अगर वो बंगाल में नहीं है
तो उस कंडीशन में उसकी एब्सेंस में परिषद के जो भी असैनिक सदस्य होंगे, कोई मान लो जो सैनिक नहीं है, उसको क्या करेंगे, अपने परिषद का उप प्रधान भी नियुक्त कर सकता है। किसके द्वारा कहा गया था? चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1793 में इस बात स्पष्ट की गई थी। ये था चार्टर अधिनियम 1793। ठीक है, यहाँ पर वो ये है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए कि जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र हैं, इसमें क्या होगा, लिखित विधियों द्वारा, लिखित तरीके से रिटर्न फॉर्मेट में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब जो भी कुछ होगा प्रशासन वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा, लेखा जोखा रखा जाएगा, तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार किसे दे दिया गया? न्यायालय को कर दिया गया कि भैया कि अब आप कानून का भी क्या करोगे, व्याख्या करोगे। यस, कानून की व्याख्या भी कब करोगे? यहीं से। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। इसके बाद पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813, जो कि आया था 20 साल बाद। 1793 में भी यही कहा गया था कि बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। भैया 1793 वाला याद रखना, यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको शराब बेचनी है तो आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। शराब बेचने के लिए लाइसेंस की बिक्री पर रोक कब लगा दी गई थी? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 को देखते हैं। किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? मतलब कि देखो भैया, अब तक कौन आया था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी, लेकिन अब सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई थी। और भी लोग आ सकते हो, सब आओ भैया। ठीक है, चलो। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी अंग्रेज व्यापारी वो भारत आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आपको छूट है, लूट मची है, आप लूट कर सकते हो, इंडिया में आपको लूट करने की छूट है। ठीक है, लेकिन एक बात, चाय, अगर आपको चाय में कोई व्यापार करना हो तो सिर्फ एक ही कंपनी अभी रहेगी, चाय पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा। और चीन के साथ भी व्यापार सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। तो भैया इन्हीं दो चीज़ को छोड़कर इस पे मत, सब पे आपको छूट है, हर जगह लूट मचाओ, लेकिन चाय वाले में आपको लूट नहीं मचाना है। और चीन के साथ भी आपको लूट, यहाँ पे लूट नहीं करना है, लूटखोरी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई। मतलब कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई। ठीक है भैया, आप आओ, आप धर्म के प्रचार करो। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। उसके बाद भारत में शिक्षा, अरे भैया शिक्षा की बात ये लोग कर रहे हैं। शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करना है? 1 लाख रुपए आपको खर्चा करने हैं। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था इसी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। कि ठीक है भाई, आप खर्च कर लो चाहते हो 1 लाख रुपए भी एनुअल। 1 लाख रुपए कब? 1813 की बात है, वहाँ पर कहा गया कि 1 लाख रुपए आप वार्षिक में भारत में शिक्षा पर खर्च कर सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च कर सकती है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि भैया चाय और चीन को छोड़ दीजिए, बाकी सब आप जितनी लूट आपको जिसमें मचानी है मचाइए, लेकिन अभी इसको लूटने दीजिए अकेले, चाय और चीन वाले मामले में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। एक बार दोबारा से जो रिपीट कर देता हूँ चीज़ें कि भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन अपवाद क्या था? चाय और चीन। कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चलो भैया 20 वर्ष के लिए तुम और लूटो। ठीक है, बढ़ा दिया गया। चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, हालांकि अधिकांश किताबों में सिर्फ चाय और चीन मिला है, तो अफीम तो अपवाद है, अभी मुझे एक नई किताब में मिला था ये बात, लेकिन आपको याद रखना है कि चाय और चीन बेसिकली। ठीक है, ये करना है। व्यापार को छोड़कर उनका वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट, भारत में बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई। शिक्षा तथा साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है ना, और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए खर्चे की बात मैं आपसे बता चुका हूँ। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वायत्त शासी, जिला परिषद, सब जो चीज़ें हो गई, इनको टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। कंपनी के कर्मचारी, जैसे मान लीजिए कि कोई एक जिला है जैसे कि प्रयागराज है, तो वो लोकल लेवल पर वहाँ पे टैक्स लगा सकता है। इसकी पहली बार छूट कब मिल गई थी? 1813 में ही मिल गई थी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अधिकार दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में, अगर भैया ट्रेनिंग भी चाहिए
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दिए गए तथा भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता स्थापित कर दी गई। भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारी कोई संप्रभुता नहीं है, हम नहीं कोई फैसला ले सकते। अब कौन संप्रभुता किसकी? ब्रिटिश राज की संप्रभुता। ओके, चलिए ये हो गया आपका चार्टर एक्ट 1813। इस पर और भी कुछ पॉइंट्स अगर बचते हैं तो उसको देख लेते हैं। पर मैंने आपसे कहा था 1813 में कि जो लोकल क्षेत्र है, लोकल डिपार्टमेंट है, मैंने आपसे कहा कि स्थानीय सरकार जो लोकल गवर्नमेंट है वो व्यक्तियों पर टैक्स लगा सकती है। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि प्रयागराज की जो लोकल गवर्नमेंट वहाँ की होगी, जिला परिषद जो भी कुछ होगा वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट वो क्या करेगी, प्रयागराज के व्यक्तियों पर टैक्स लगा सकती है। ये अधिकार दे दिया गया था 1813 में ही। बाकी 20 वर्षों का जो एक्सटेंशन है वो तो बताया गया है। उसके बाद एक चीज़ और स्पष्ट कर दी जाए कि पीछे अभी हमने 1793 वाले में कहा, तो उसमें एक बात ये भी और जोड़ दीजिए कि 1793 में ये भी कहा गया कि जो स्थानीय जो आपके जो गवर्नर जनरल हैं, वो मतलब कि मैंने आपसे कहा था कि 1+3 एक गवर्नर जनरल होगा और उसमें 3 सदस्य होंगे उसकी परिषद में। तो या तो ये क्या बन सकता है, ये कमांडर इन चीफ बन सकता है, ये सेनापति बन सकता है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये व्यक्ति जो है इसकी परिषद का सदस्य हो। ये बात ध्यान दीजिए कि मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता क्या हो गई थी, समाप्त कर दी गई थी। ये भी 1793 में है। ये कुछ पॉइंट्स छूट रहे थे, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो ये इस तरीके से हमने जो है आपको देख लिया पूरी तरीके से कि 1786 का जो अमेंडिंग एक्ट आया था वो, फिर उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 1833, फिर 1853 और तब वहाँ पे उसके बाद फिर महान क्रांति होती है 1857 के बाद। फिर पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथों में चला जाता है, अंग्रेजी हुकूमत के पास, अंग्रेजी सत्ता के पास, यानी कि वहाँ के रानी के पास, रानी विक्टोरिया।